नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है मॉड्यूल 5 में, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल। इसके अलावा हो सकता है कि एक इन्वर्टर हो हमारा, एनालॉग टू डिजिटल इन्वर्टर कन्वर्टर हो, ये हम लोग सिलेबस में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक हियर। टॉपिक का जो नाम है वो है कंपनसेटर, और जो मेन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसका नाम है लीड लैग कंपनसेटर। तो लीड कंपनसेटर अलग होता है, लैग कंपनसेटर अलग होता है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो लीड लैग कंपनसेटर बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज कंपनसेटर। कंपनसेटर क्या होता है? तो कंपनसेटर का काम यह है कि कंपनसेशन करना। कंपनसेशन मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति करना। मतलब हमारा जो भी सिस्टम है वो सिस्टम अपने डिजायर रिजल्ट से वेरी करे तो उस वेरिएशन को रोकने के लिए हमको कुछ कंपनसेशन करना पड़ता है। इससे पहले हम लोगों ने कंट्रोलर पढ़ा था, अपने डिजायर रिजल्ट को कंट्रोल करके रखना ताकि वो है ना, ताकि वो वेरी ना करे। उसी तरह यहाँ अगर मान लो वेरिएशन होने वाला अगर होगा तो उसमें हम कुछ ऐसा कंपनसेशन करेंगे कि वो वेरिएशन ना हो। जनरली ये जो कंपनसेशन है हम लोग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए करते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम विच यू विल हैव फर्दर नेक्स्ट सेमेस्टर में। आगे के सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट होगा कंट्रोल सिस्टम पढ़ना, उसमें इसको आप बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे। वहां एक यूनिट ही होगा कंपनसेटर और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनसेटर आपको पढ़ना होगा। लीड कंपनसेटर अलग, लैग कंपनसेटर अलग, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो देखो कंपनसेटर में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि उससे पहले हम लोग एक ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं। किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग देते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट इन एस डोमेन। एस डोमेन में एस डोमेन हमारा होता है, एक टाइम डोमेन होता है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम लोग यहाँ पे एस डोमेन में पढ़ रहे हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग एस डोमेन की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिस्टम का, उसको हम लोग एस डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम में नहीं करते हैं, एस डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको सॉल्व करके एस की जो वैल्यू आती है उसको हम लोग जीरो और पोल का नाम देते हैं। डिनोमिनेटर से जो भी एस की वैल्यू आएगी उसको हम लोग जीरो बोलेंगे, न्यूमरेटर से जो भी एस का वैल्यू आएगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पढ़िए, इसका आगे हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई ट्रांसफर फंक्शन लिया एच एस, दिस इज द आउटपुट अपॉन इनपुट एंड इट इज गिवन बाई एस माइनस ए, लेट अस सपोज एस minus b, and then we have s plus c and s plus d। ये कोई ट्रांसफर फंक्शन है ना, s डोमेन में रिप्रेजेंट हुआ है। s यहाँ पे क्या है, हम लोग जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखते हैं, s इज नथिंग बट इट इज व्हाट अल्फा प्लस जे ओमेगा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अल्फा प्लस जे ओमेगा। और सम टाइम हम लोग जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहां पे अल्फा हमारा जीरो होता है, जे ओमेगा हम लोग लेकर के चलते हैं। तो एस रिप्रेजेंटिंग हेयर लैप्लास डोमेन, एस लैप्लास डोमेन, एक्चुअली ये हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस जे ओमेगा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल जब आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में तो वहां पे आप देखेंगे, नहीं तो आगे फर्दर आपको कहाँ पे ये मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम में या सिग्नल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप सिर्फ ये जाने कि एस डोमेन होता है, देयर आर टू डोमेन ऑफ एनी सिस्टम, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करना पड़ता है सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। जब हम टाइम डोमेन की बात करते हैं और टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब सिस्टम के इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो एनालिसिस हमारे लिए कुछ हद तक आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग सिस्टम को हमेशा उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करते हैं, टाइम डोमेन में एनालाइज करने के बजाय, क्योंकि टाइम डोमेन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर आप एक सिंपल आरएलसी सर्किट की बात करें, रेसिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट तो जानते होंगे, सीरीज आरएलसी सर्किट नेटवर्क में पढ़े होंगे। तो उस सीरीज आरएलसी सर्किट का अगर आप केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि उसमें इंडक्टर कैपेसिटर के कारण इंटीग्रेशन और
डिफरेंशिएशन का वहां पे क्या जाएगा, इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो एनालिसिस करना थोड़ा वहां कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है, लेकिन जब हम उसी चीज को उसके एस डोमेन में ले जाते हैं तो डिफरेंशिएशन को हम लोग एस लिखते हैं और इंटीग्रेशन को 1/s लिखते हैं, तो वहां से एनालिसिस आसान हो जाती है। फिर हम लोग उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं और बाद में इनवर्स लैप्लास निकाल के वापस से टाइम डोमेन में ले आते हैं। तो हमारा जो सिस्टम का इक्वेशन होता है उसका एनालिसिस काफी आसान हो जाता है अगर हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, एस डोमेन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म से अगर हम उसको करें तो मेरे लिए काफी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी ट्रांसफर फंक्शन का डिफिनेशन देते हैं तो जो रेफरेंस हम लोग रखते हैं वो हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन, एस डोमेन को रेफरेंस रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ट्रांसफर फंक्शन मैंने एस डोमेन में किसी सिस्टम का अपने मन से एज्यूम कर लिया है। आप ऊपर देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, 2 एक्सप्रेशन है, 2 फैक्टर यू कैन से, एंड डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है। तो ऊपर का जो फैक्टर सॉल्व करेंगे दोनों को इक्वल टू 0 करके तो एस की कुछ वैल्यू निकलेगी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोल ऑफ द सिस्टम। और नीचे जो आप देख रहे हैं उसको जब हम एस फैक्टर को 0 करके एस की वैल्यू निकालेंगे तो 0 ऑफ द सिस्टम हम लोग कहेंगे, तो सॉरी ये पोल ऑफ द सिस्टम कहेंगे, और ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 0 ऑफ द सिस्टम, मींस दैट एस इक्वल टू कितना आएगा, ए एंड बी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 ऑफ द सिस्टम, जीरोज ऑफ द सिस्टम। एंड नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो एस इक्वल टू क्या आएगा, -c -d, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोल्स ऑफ द सिस्टम, ये पोल्स ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोल एंड जीरो। इसका यूज हम लोग स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन किया है, जो हमको नोट्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि लीड कंपनसेशन जो होता है, कंपनसेशन का मतलब समझ गए, कंपनसेशन का मतलब है किसी सिस्टम में अगर कोई उसके जो रिजल्ट है, सिस्टम का रिजल्ट है, अगर वो वेरी कर रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट से, तो उसको हम वेरी नहीं करने देंगे। कुछ कंपनसेशन टेक्निक का एप्लीकेशन करके हम उसके रिजल्ट को उसके स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, स्टेबल करके रखेंगे। तो जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्निक हम लोग यूज करेंगे जिसमें उस सिस्टम के रिजल्ट को हम उसके रेफरेंस पॉइंट पर ही स्टेबलाइज करके रखें, दैट इज नोन एज व्हाट, कंपनसेशन। उसी को कंपनसेशन बोलते हैं हम लोग। और ये कंपनसेशन 2 टाइप का होता है, लीड कंपनसेशन, लैग कंपनसेशन। जब दोनों को मिला देते हैं तो लीड लैग कंपनसेशन होता है, ठीक है। तो लीड कंपनसेशन कुछ अलग काम करता है, लैग कंपनसेशन कुछ अलग काम करता है। दोनों का अपना अपना एडवांटेज है। जब मिला देंगे तो दोनों का एडवांटेज भी क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो पहले लीड कंपनसेशन क्या करता है, तो लीड कंपनसेशन जनरली स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स को फास्ट बनाता है, आउटपुट हमको फास्ट मिलेगा, सिस्टम का आउटपुट हमको फास्ट मिलेगा, ठीक है। कोई भी सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया है, सिस्टम मींस व्हाट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये क्या करता है, सिस्टम के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स, इनपुट लेगा और आउटपुट तुरंत प्रोड्यूस करेगा सिस्टम। तो ये कौन करता है, लीड कंपनसेशन। तो लीड कंपनसेशन क्या करता है, बेसिकली इट्स स्पीड्स अप द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो अच्छी बात हुई, क्योंकि जब हम लोग किसी सिस्टम को स्पीडली मूव कराते हैं या स्पीड उसमें आता है तो स्टेबिलिटी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। अगर स्टेबल नहीं होगा तो सिस्टम स्पीड में आने के बाद वो क्या हो जाएगा, वहां वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे फैन है, फैन अगर स्टेबलाइज नहीं होगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैन को ऊपर रेलिंग के ऊपर हम लोग हुक लगा करके वहां पे टाइट करते हैं, तो वो सिस्टम उसके साथ क्या होता है, जुड़ा होता है और मूव करता है। अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाए, नट बोल्ट अगर वहां से निकल जाए, मान लो जहां मैंने टाइट किया, तो क्या होगा, जैसे वो चलेगा, चलते 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 वो सिस्टम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, फैन गिर जाएगा, और इससे हमारा क्या हैजार्डस हो सकता है, किसी के ऊपर गिर जाएगा। तो यही चीज है कि जब भी सिस्टम स्पीड अप होता है, जब उसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, तो स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सिस्टम शुड बी स्टेबल, इट शुड मेंटेन द स्टेबिलिटी कंडीशन। इफ the response is if it give the fast response and you will not maintain the stability of the system, then it is very much a disadvantage for us, hazardous for us, ठीक है। तो मेरा सिस्टम फास्ट होने के साथ साथ स्टेबल भी होना चाहिए,
और इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि सिस्टम मेरा फास्ट रिस्पॉन्स भी दे और स्पीड अप होने के बाद अपने स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखे, इसके लिए हम लोग कौन से कंपनसेटर का यूज करते हैं सिस्टम में? तो हम लोग लीड कंपनसेटर का यूज करते हैं। लैग कंपनसेटर क्या करता है? लैग कंपनसेटर भी रिस्पॉन्स को क्या करता है? फास्ट करता है। लैग कंपनसेशन भी क्या करता है? रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को एक्यूरेटली हमको देता है, फास्ट देता है, इंप्रूव द स्टेबिलिटी स्टेट एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी को क्या करता है? मेंटेन करता है, सिस्टम हमारा एक्यूरेट रिजल्ट दे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करता है हमारा, है ना, ये स्पीड को कम कर देता है। ये स्पीड को क्या करता है? कम कर देता है। तो दोनों में एडवांटेज है, लेकिन लैग कंपनसेटर का एक डिसएडवांटेज है कि स्पीड को ये कम कर देता है। लेकिन अगर हम लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर को मिला दे तो दोनों को एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और जो डिसएडवांटेज इसका था वो हट जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लीड और लैग कंपनसेटर को कंबाइन कर दें तो क्या होगा? जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे हमारा क्या होगा? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा? इंप्रूव होगा, स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा, स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इफ इंप्रूवमेंट in both transient response and steady state response are desired, then both lead and lag compensator may be used simultaneously। अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को मेंटेन करना चाहते हैं, एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो हमको लीड और लैग कंपनसेटर का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दो वर्ड आया है, इस चीज को आप समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट। इसको हम छोटा से एग्जांपल से आपको बताते। कोई सिस्टम अपने अवस्था को मेंटेन रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। जैसे फैन रुका हुआ है तो हम कहेंगे कि दिस इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रुका हुआ है, ठीक है। या फिर कोई फैन चल रहा है, फैन ऑन है और चल रहा है, तो उसको भी हम कहेंगे कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। दोनों का जो स्टेटस उसमें चेंज है, एक रुका हुआ है, एक चल रहा है, ठीक है। तो दोनों लेकिन क्या होगा? मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा, वो अपने गति को मेंटेन किए हुआ है, चल रहा है कंटिन्यूअसली, स्टेडी स्टेट कंडीशन में है वो। या फिर वो रुका हुआ है तो अपने अवस्था को मेंटेन करके रखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन। लेकिन जब रुके हुए से चलने का और चलने से रुके हुए का ये जो कंडीशन होता है, इसको ट्रांजिएंट कंडीशन बोला जाता है। जो स्मॉल टाइम होता है जिसमें रुके हुए से जस्ट वो चलना शुरू किया या चलने से जस्ट वो रुक गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिएंट कंडीशन। ट्रांजिएंट मतलब होता है एकदम क्षणिक, इट इज वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम, ठीक है। हम लोग 0 माइनस से 0 प्लस कहते हैं, इसके बीच का जो टाइम होता है, जो कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम होता है, approximately equal to 0, that is known as what? Transient condition। और कोई सिस्टम अनस्टेबल इसी ट्रांजिएंट कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ठंड के समय फैन हम लोग ऑफ करके रखते हैं, तुम देखोगे गर्मी में जब फैन जब ऑन होता है, फर्स्ट टाइम जैसे ऑन करोगे देयर इज ए प्रॉब्लम, कॉइल जल जाएगा, कुछ हो जाएगा, और वोल्टेज अप्रोप्रिएट नहीं है तो, ठीक है। सिस्टम में अगर कुछ फॉल्ट है तो तुरंत वो रिस्पॉन्स, तो ज्यादातर सिस्टम तभी खराब होता है जब वो क्या होता है? ट्रांजिएंट कंडीशन में हो। तो ट्रांजिएंट कंडीशन में स्टेबिलिटी को काफी मेंटेन करके रखना पड़ता है, और यही स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग लीड लैग कंपनसेटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। तो लीड लैग कंपनसेटर कंबाइन बोथ द एडवांटेज, जब हम इसको कंबाइन करते हैं दोनों के एडवांटेज को ये क्या करता है? कंबाइन कर लेता है। अब देखो यही कंडीशन यहाँ पे है कि सिंस द लीड लैग कंपनसेटर पोजेसेस 2 पोल एंड 2 जीरो, ये 2 पोल और 2 जीरो कंटेन करेगा। इसके न्यूमरेटर में 2 जीरोस मिलेंगे न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर से 2 हमारे पोल मिलेंगे। तो ये 2 पोल, जितने पोल की संख्या, जितने जीरो की संख्या बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी उतना ही मेंटेन होता जाता है। तो कह रहा है कि सिंस द लीड लैग कंपनसेटर पोजेसेस 2 पोल एंड 2 जीरो, पोल और जीरो का कंसेप्ट थोड़ा सा मैंने बताया है, हालांकि ये बहुत ही कम कंसेप्ट है। यू विल स्टडी इन कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम मोर एंड मोर। यहाँ पे सिर्फ इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। तो कह रहा है कि सिंस लीड लैग कंपनसेटर पोजेस 2 पोल एंड 2 जीरोस, सच कंपनसेशन इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और 2 पोल 2 जीरो होने के कारण क्या होता है? कैंसिलेशन होता है पोल जीरो का।
पोल जीरो का क्या होता है, कैंसिलेशन होता है, और जब पोल जीरो का कैंसिलेशन होता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, अचीव होता है। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। सो कंपनसेटेड नेटवर्क में पोल जीरो जो होगा वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, ठीक है, तो अब इफेक्ट को कैंसल आउट करेगा। ये नहीं समझना है कि ये सर पोल और जीरो कैंसिल हो जाए, कैसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल अपोजिट तो नहीं कैंसिल हो जाएगा, नो, वो इफेक्ट को कैंसिल करता है। तो इफेक्ट को कैंसिल करने के कारण हमको जो सिस्टम मिलेगा वो स्टेबलाइज सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अब देखो नीचे मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा करके लीड लैग कंपनसेटर को क्या किया है, बनाया है। इसके साथ मैंने यहाँ पे साइन इन्वर्टर भी लगाया है, और हमको यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन को निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सर्किट और दिस लीड लैग कंपनसेटर which is designed here using operational amplifier। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लगा करके हमने लीड लैग कंपनसेटर बनाया है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने को यहाँ पे हो सकता है आपको दे सकता है। तो हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, आप देखो जिसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये फर्स्ट और सेकंड दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाए। एक तो लीड लैग कंपनसेटर नेटवर्क का है, दूसरा साइन चेंज नेटवर्क का है, साइन इन्वर्टर का है जो साइन को इन्वर्ट करेगा। तो दोनों जो है हमारा कैसा है, दोनों क्या है, कैसा एम्पलीफायर है, दोनों हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आपने पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग इनपुट अपन आउटपुट निकालते हैं, जो गेन है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपने पढ़ रखा पहले से, मैंने आपको बताया कि कोई इन्वर्टिंग नेटवर्क होगा, उस इन्वर्टिंग नेटवर्क का हम लोग गेन कैसे निकालते हैं। तो अगर ये कोई इन्वर्टिंग नेटवर्क है, ये आपने पढ़ा है यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस हो, ठीक है ना, ये हमारा किससे कनेक्ट हो, ग्राउंड से कनेक्ट हो, और ये मेरा इनपुट से कनेक्ट हो। यहाँ पे हम लोग एक रसिस्टर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक रसिस्टर लगाते हैं, और यहाँ से एक फीडबैक रसिस्टर लगाते हैं RF, एंड दिस इज इक्वल टू RI, RF दिस इज इक्वल टू RI। तो आपने पढ़ा है कि जो इसका गेन जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, V0 अपॉन VI, दिस शुड बी नथिंग बट इक्वल टू माइनस RF अपॉन RI, यही आपने पढ़ा है। तो यहां भी हम लोग गेन जब निकालेंगे तो पार्ट पार्ट करके निकालेंगे। जैसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, और ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को निकालेंगे, ठीक है। तो आपको यहां से क्लियर हुआ होगा कि लीड लैग कंपनसेटर जो होता है वो बेसिकली हम लोग सिस्टम के अंदर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। तो इतना लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इसके ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे, एंड देन आफ्टर ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, चलिए, तो हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ये वोल्टेज है ना, इस डोमेन में ये वोल्टेज मैंने रिप्रेजेंट किया, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन of this network will be given by TF. This is nothing but it is equal to output E0 S divided by input EIS, ठीक है। and this should be written as, एक तीसरा भी है, हम लोग ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमको दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग निकालेंगे ES अपॉन EIS, इनपुट S, मतलब पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन। ये आउटपुट हो गया इस नेटवर्क के लिए, लीड लैग नेटवर्क के लिए आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। फिर सेकंड केस में हम लोग दिस अपॉन दिस इस नेटवर्क का निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमको निकल जाएगा। सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू E0 S डिवाइडेड बाई, इसके लिए इनपुट क्या हो गया, EIS हो गया। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये हमारा ES हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, तो यही मिलेगा हमको। तो दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हाउ टू फाइंड दिस EIS एंड ES, इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, चूंकि ये हमारा पूरा कैसा है, ये हमारा कैसा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम लोग कैसे आउटपुट अपॉन इनपुट देते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके आउटपुट अपॉन इनपुट के लिए सबसे पहले हम Z1 निकालेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे Z1 एंड Z2।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द Z1. सो हाउ टू फाइंड आउट द Z1? कैसे निकलेगा? इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बताइए? तो इक्विवेलेंट जो है हमारा यहां पे ऐसे निकलेगा कि Z1, यहां हम ऐसे पहले लिखते हैं, देखो 1/Z1 है ना, इक्विवेलेंट हम ऐसे निकाल लें. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले एक तो हम 1/R3 लिख लेते हैं प्लस 1/, ये दोनों क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो होगा R1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा बोलिए? 1/J ओमेगा. ठीक है, J ओमेगा C1. ये इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन में है और उसके साथ R3 क्या है? पैरेलल में है. तो दिस शुड बी रिटन एज R1 प्लस 1/J को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/J ओमेगा को सॉरी हम लोग लिखते हैं S. सो इट इज नथिंग बट SC1. ठीक है, बिकॉज J ओमेगा दिस शुड बी रिटन एज व्हाट? S. ये S डोमेन में J ओमेगा को हम लोग S लिखते हैं. तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R, ठीक है, 1 प्लस 1/C1 और S को बाद में लिख देते हैं ऐसा. अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना है. यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन. इसको सिंप्लीफाई करिए. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस शुड बी रिटन एज 1/R3 प्लस C1S डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, ठीक है, C1S. R भी हमारा ये 1 है तो यहां R1 हो जाएगा. ऐसा हो गया. नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं. तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस R1 C1S प्लस R3 C1S एंड डिवाइडेड बाई R3 1 प्लस R1 C1S. ये ऐसा हो गया हमारा. ठीक है, अब इसमें से कुछ हम कॉमन निकालेंगे. कॉमन निकाल करके हम यहां पे वैल्यू को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं. ठीक है, तो C1 हमारा क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा. एंड लाइक दिस विल यूज 1 प्लस Z1. ठीक है, तो ये 1/Z1 हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/Z1. तो यहां से हमको फाइनली क्या निकालना है? Z1 निकालना है. तो दिस शुड बी इक्वल टू R3 1 प्लस R1 C1S होल डिवाइडेड बाई, यहां हम लोग क्या निकाल सकते हैं? C1 को और S को निकाल सकते हैं. तो 1 प्लस यहां बचेगा C1, तो यहां बचेगा R1 और प्लस यहां R3, यहां C1S. तो ये आ गया हमारा. ठीक है, कैलकुलेशन है ना. तो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो इतना आ गया हमारा C1S प्लस 1 R1 प्लस R3. चलिए, तो उसी तरह हमको सेकेंड केस में क्या निकालना है? सेकेंड केस में आपको निकालना है Z2. तो हाउ टू फाइंड आउट Z2? बिल्कुल जैसा ये निकला है उसी टाइप से ये निकलेगा. दोनों सेम हमारा अरेंजमेंट है, खाली R1 और R3 और C1 का अंतर है. तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं हम. सो इसी को देखते हुए निकालते हैं. R3 था तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा. हम यहां लिख देते सिमिलरली. ठीक है, R4 1 प्लस, ठीक है, R2 C2S
R2C2S डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 R3 है तो यहां हो जाएगा R2 R4 R2 प्लस R4 C1S है तो यहां C2S हो जाएगा। नाउ चेक कर लो आप, दोनों सेम था तो उसी तरीके से हमारा निकलेगा, ठीक है, जैसा वो निकला है उसी तरह से हम लोग को निकलेगा। तो चलते अब हम लोग आगे, इसके बाद वाले स्टेप को हम लोग देखते हैं। सो यहां पे हमारा ई एस डिवाइडेड बाई ई आई एस, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस, देखो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में ये हमारा Z2 हो गया और ये Z1 हो गया, दिस शुड बी रिटन एज Z2 डिवाइडेड बाई Z1। तुम Z2 का वैल्यू यहां से उठा के पुट करो और Z1 का वैल्यू यहां से उठा के पुट करो और तुमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, हम लोग यूज कर सकते हैं फर्दर आगे, ठीक है, क्लियर है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपल सा कैलकुलेशन एक किया है, बाकी कंसेप्ट आप यहाँ पे जान रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, पहले ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग जो निकालेंगे सेकेंड वन इजी है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है उतना। सेकेंड वन में हमारा R6 है और R5 है, इन दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा। तो सेकेंड केस के लिए E आउट S, आउटपुट वोल्टेज इन S डोमेन, और इसके लिए इनपुट हो जाएगा ES, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये क्या हमारा माइनस कितना हो जाएगा बोलो, R6 बाई R5, R6 बाई R5, हेंस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन E नॉट S डिवाइडेड बाई EIS, एक्चुअली दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोग डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, R6 बाई R5 and here Z2 by Z1, Z2 by Z1. Now you can put the value of Z2 and Z1 to have the overall transfer function, overall transfer function हमको मिल जाएगा। तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो लंबा चौड़ा आएगा तो उससे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लिखना पड़ेगा जितना भी लंबा है E नॉट S, बाकी बाद में आप कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जो टर्म काफी लॉन्ग होगा उसको कुछ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, इट शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, R6 बाई R5 इंटू Z2 ये है हमारा R4 1 प्लस R2C2S होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 प्लस R4 C2S, ये हो गया, और Z1 है नीचे तो होल डिवाइडेड बाई Z1 हमारा क्या हो गया, ये हो गया R3 1 प्लस R1 C1S होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1 R3 C1S, ये हमारा हो गया। अब इसको निकालो। सो फाइनली जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होगा दिस शुड बी इक्वल टू, देखो यहां से R6 R4 डिवाइडेड बाई R5 R3, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये हमारा R4 1 प्लस R2 C2S डिवाइडेड बाई 1
प्लस ब्रैकेट में R2 प्लस R4 C2S इंटू, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहां लिखेंगे 1 प्लस R1 R3, यही लिखते हैं 1 प्लस R1 प्लस R3 C1S, ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे, ठीक है, नीचे हो जाएगा ये R3 1 प्लस R1 C1S, ये लंबा इतना हमारा आया, तो लिखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, विजिबल है सबको यहां से, ठीक है, थोड़ा सा वहां कट रहा है, तो इस चीज को हम लोग, इसको अभी हम ठीक करते हैं, आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा। चलिए, आई थिंक अब विजिबल होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके ट्रांसफर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज वेरी मच इजी, ठीक है, कुछ भी नहीं किया इसमें, हमने केवल और केवल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंपीडेंस निकाला है और बाकी कंसेप्ट हमने ओपेम का लगा दिया है। 2 स्टेज में है, 2 स्टेज में आपको ट्रांसफर फंक्शन निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है और आपको फाइनल ट्रांसफर फंक्शन निकाल देना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, कैसे हम लोग लिखे हैं यहां, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग यहां गए, ठीक है, एंड देन आफ्टर फ्रॉम दिस हम लोग कहां गए, यहां पे, और इसके बाद हम लोग यहां गए, ये हमारा ऑर्डर है,